नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करते हैं। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष की आम सहमति बन गई है। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए दिल्ली में आपको सीधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर लेकर के चलते हैं, जहां पर यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष की एक आम सहमति बनती हुई दिख रही है। BJP and allies, your resolution says that BJP and allies should also support the candidature of Mr. Sinha. So are you going to reach out to them? आपको पुराना काफी मिला होगा। All parties we say. और यहाँ खड़े हैं, आप ध्यान दीजिए। क्या वायस कांग्रेस के लीडर जगन से भी बात हुई आप? अभी तक बात करेंगे। और सर, बीएसपी, बीजेपी, मायावती, नवीन पटनायक, कई लोग कई इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, और आज से डायरेक्ट हम कांटेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने के लिए भी ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू। वन मिनट। रुको भाई, बैठ रहे कुछ बोल रहे हैं। अरे आगे चलो भाई। We are going to file nomination on 27 at 11:30. Thank you. की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष की तरफ से। अब देखना यह होगा कि कितने विपक्षी दल इस फैसले से सहमत होंगे, क्योंकि विपक्षी दलों में भी कुछ विपक्षी दलों में एक राय यह बन रही है कि यशवंत साहब तो पहले बीजेपी में थे और अब वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए, तो इस वजह से उनकी एक पृष्ठभूमि ऐसी है जो शायद उनके खिलाफ जाती है। लेकिन ये जो दल थे जिन्होंने दिल्ली में आज बैठक की है, उन्होंने ये तय किया, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि यशवंत सिन्हा उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अब देखना ये होगा कि आज शाम जो बीजेपी की संसदीय दल की एक बैठक होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या तय करती है। यह मुकाबला किन दो लोगों के बीच में होगा, यशवंत सिन्हा बनाम कौन, यह है सबसे बड़ा सवाल। आइए अब एक बार रुक करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर का, जो हम यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति का एक भूचाल सा आ गया है, और वो भूचाल ये है कि उद्धव ठाकरे के कुछ विधायक सूरत चले गए, गुजरात के सूरत में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे। शिवसेना के 22 नाराज विधायक गुजरात के सूरत पहुंचे। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे नाराज विधायकों में शामिल हो गए। शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटाए गए, पहले वो नेता थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो नेताओं को सूरत भेजा है, ताकि जो फैसला लिया है एकनाथ शिंदे ने, वो उस फैसले को बदल सकें। मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक सूरत रवाना है। बीजेपी सूत्रों का 22 विधायकों के समर्थन का दावा है कि भाई वो हमारे साथ। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। गठबंधन में बिल्कुल मतभेद नहीं है, ऐसा शरद पवार का कहना है। वो कहते हैं हमें भरोसा है कि कोई रास्ता निकलेगा, और बीजेपी पहले भी कोशिश करने में नाकाम रही है, तीसरी बार भी नाकाम रहेगी, ये शरद पवार का कहना है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज दोपहर में सारे शिवसेना के समर्थक उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे थे। नारे लगा करके समर्थन अपना दिखा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संख्या बल में कौन कितना बड़ा शहंशाह है और कौन शहंशाह नहीं है, क्योंकि सारी चीज जो है वो गणित पर आकर के टिकती है। देखिए क्या है कि अगर हम नंबरों की बात करें, 288 लोगों की विधानसभा है महाराष्ट्र, तो देखते हैं अगर वो आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएं कि कितना मैप आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में कितने लोग किस पार्टी में कितने हैं, उसको स्क्रीन पर डालने की कोशिश करेंगे। तो शिवसेना के करीब 55 से 56 विधायक हैं
एनसीपी के 53 कांग्रेस के 44, बीजेपी के 106, सपा के 2 और बाकी जो छोटे दल हैं और निर्दलीय विधायक हैं वो 27 हैं। यानी कि अगर आपको गणित बताएं तो गणित ये कहती है कि शिवसेना का जो महाविकास आघाड़ी है उसके पास करीब 150 से ऊपर 153 विधायक हैं, बीजेपी के पास 106। अब जो जादुई आंकड़ा है वो 145 है। ये देखिए, ये आया मैप आपके स्क्रीन पर। बीजेपी का ये दावा है कि हमारे पास 135 से ज्यादा है। अगर आप ये मान लें, हालांकि शिवसेना का ये दावा है कि कोई विधायक ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अगर बीजेपी की ये मान भी लें कि वो विधायक जो है वो इस्तीफा देंगे तो 288 की जो पूरी विधानसभा है उसमें से 22 लोग आप कम कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब इस्तीफा देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम हो जाएगी, तो 266 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस हो जाएगी। यानी कि जादुई आंकड़ा 134 हो जाएगा। अघाड़ी के पास अगर आप मान लें ये 22 विधायक कम हो जाते हैं तो 131 बचते हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो 106 ही हैं। वो अपने ये आंकड़े कहां से लाएंगे? बीजेपी ये जो दावा कर रही है कि उसके पास 135 है, ये कहां से आएगा? अब देखिए, एक तर्क ये होता है कि शिवसेना से लोग टूट करके बीजेपी में आएंगे। एक ऐसी बात कही गई है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसे टूट के लोग आएंगे और वो उनका अगर बीजेपी में आपको शामिल करना हो तो उसके लिए एक कानून है इस देश में जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि जब तक किसी पुरानी पार्टी से 2/3 लोग टूट के विधायक या सांसद आप में ना मर्ज हो जाए, तब तक यह मान्य नहीं होता। तो 56 का 2/3 37 हुआ। यानी कि अगर 37 शिवसैनिक टूट के बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो कानूनी रूप से मान्य होगा। लेकिन अभी सूरत में हैं कितने? 21 शिवसैनिक और 1 निर्दलीय। तो ये स्थिति है, ये 37 के आंकड़े से दूर है। तो यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाले कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीका जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश मॉडल, ऑपरेशन कमल का मध्य प्रदेश मॉडल, वो मॉडल क्या है? वो मॉडल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए उसके बाद उनके साथ उनके समर्थन वाले जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उनका जो विधायकी थी वो खत्म हो गई। फिर 6 महीने में चुनाव हुए तो वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत गए और फिर सरकार में शामिल हो गए। तो क्या चुनाव होंगे? क्या ये 21-22 विधायक टूट के इस्तीफा दे करके चुनाव जीत करके फिर बीजेपी में शामिल होंगे? या ये सारी चीजें गणित बैठाने की कोशिश हो रही है? और जैसे कि शरद पवार कह रहे हैं कि ये दूर के ढोल सुहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और सब चीज ठीक हो ही जाएगी। एकनाथ शिंदे का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम धोखा नहीं देंगे, हम बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या अपनी सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, और क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये तीसरी योजना जो बनी है, इस बार तो अंतरकलह की वजह से जो फूट पड़ी है उससे उभर पाएगी या नहीं? आइए स्वागत करते हैं अपने सारे मेहमानों का, उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। आनंद दुबे, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना के। विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ भामला, नेता हैं बीजेपी महाराष्ट्र के। डैनियल फ्रांसिस, आप कांग्रेस समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दुबे जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, दूसरे पर आप आरोप लगाएं, बीजेपी को आप कुछ बोलें कि वो ये करने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं, तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब एकनाथ शिंदे तो आपके अपने हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के किसी ने हाथ पकड़ करके सूरत ले गए हों। आपके 20-21 विधायक लेकर के वो सूरत चले गए, यानी कि ये अंतरकलह आपकी पार्टी की है। संकेत भाई नमस्कार। देखिए, शिवसेना से नेताओं का जाना कोई नई बात नहीं है। एक समय छगन भुजबल, नारायण राणे, राज ठाकरे ऐसे ही निकले और ऐसे ही उनके साथ विधायक निकले। लगा शिवसेना टूट जाएगी, शिवसेना खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि नेता निकलते हैं, शिवसैनिक कभी नहीं जाते, कार्यकर्ता कभी नहीं जाते। कल हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव था। एकनाथ शिंदे जी 3 दिन से वेस्टिन होटल में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, खाना पीना साथ में हो रहा था।
बस में साथ में आए, सारी भूमिका में वो साथ में किरदार में रहे। अचानक क्या ऐसा होता है कि आप रातों रात गुजरात चले जाते हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं संकेत भाई आ रहा हूं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब वो कल एमएलसी के लिए वोट डालने आए थे तो वो शिवसेना के बाकी विधायकों के साथ नहीं आए थे, अलग से एक टुकड़ी बना के आए थे। नहीं ठीक है, बट वो भी विधायक जो थे वो शिवसैनिक ही थे, वो कोई बागी नहीं थे। और संकेत भाई, सबसे जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि एकनाथ शिंदे जी हैं कौन? आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पुत्र 2 बार से सांसद हैं, थाना के साथ साथ 2-5 और महानगर पालिका के आप मालिक हैं। आपको क्या नहीं मिला है? आपके मन में कोई दुख है आप बता सकते थे, लेकिन जिस प्रकार आप गुजरात के एक होटल में शिफ्ट होते हैं, पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त में हैं, क्या यह तो नहीं कि हमारे जो विधायक उनके साथ हैं, क्या उन्हें बंधक तो नहीं बना लिया गया? सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्योंकि एक विधायक जिनका नाम है नितिन देशमुख, उनकी पत्नी ने लिखित आरोप लगाया है पुलिस स्टेशन में कि मेरे पति से 24 घंटे से मेरी बात नहीं हो पा रही है, मेरे पति से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या कहीं ऐसे और भी विधायक तो नहीं है कि जिनके परिवार के लोग नहीं दुबे जी, मुझे आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि विधायकों को बंधक नहीं बना लिया गया, ये विधायक भी अपने आप गए होंगे ना, किसी गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के? नहीं संकेत भाई, किसी को कहीं ले जाना, किसी को कहीं ले जाना और बाद में उसको यह ना बताना कि आपको क्यों लाया गया है, सरकार गिराने की मंशा से लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक आज सुबह 12 बजे उस होटल में पहुंच जाता है, क्या यह सब षड्यंत्र का हिस्सा नहीं लगता है आपको? लेकिन ये सब नहीं होता अगर आपकी पार्टी में अंतरकलह ना होती। हमारी पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। 2.5 साल से जब सरकार चल रही थी तब शिंदे साहब को समझ में नहीं आया कि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है, हम किसी को धोखा देना नहीं जानते, तब आपको ये सब समझ में नहीं आया। जब आप 2.5 साल से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के इतने बड़े पद पर बैठे हैं, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी रही नहीं, ये तो उद्धव जी का नेतृत्व कमजोर है, अब आपको ये सब समझ में आ रहा है? चलिए आसिफ मामला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल ये पूछे जाते हैं कि एक बार तो आपने एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने शपथ ग्रहण समारोह करवा लिया, देवेंद्र फडणवीस जो है वो चीफ मिनिस्टर पद पर उनकी शपथ ग्रहण हो गई, अजीत पवार डिप्टी सीएम, उसके बाद भी एक अटेम्प्ट और हुआ, और अब शरद पवार का यह कहना है कि तीसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सफल नहीं हो पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई अटेम्प्ट करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ये इनका अंदरूनी विषय है। जैसे कि आप ही ने शुरुआत में कहा कि भाई एकनाथ शिंदे कोई उंगली पकड़कर तो नहीं लेके गया होगा सूरत के बॉर्डर पर। और ये जो अंतरकलह है ये आज से नहीं चल रहा है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, एकनाथ शिंदे जी पहले से भी नाखुश थे, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पहले से भी नाखुश एक प्रकार से रहा, जो एमवीए के गठन के बाद से, क्योंकि उनकी विचारधारा, क्योंकि बाला साहब ताउम्र जो है कांग्रेस को और अन्य दलों को के बारे में क्या कहते रहे ये जग जाहिर बात है। तो जब ये फैसला उन्होंने किया तब से नाराज है। अन्य आमदारों को, अन्य मंत्रियों को ये है कि भाई विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाती मुख्यमंत्री की, कई सारे लोगों के जो काम है, योजनाएं हैं, उनको अंजाम नहीं दिया जा रहा। तो ये नाराजगी एक दिन की नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर इनमें कोई तत्व होता तो इसके पहले 10 दिन पहले जो राज्यसभा में जो करारी हार का सामना करना पड़ा शिवसेना को, तब शिवसेना वुड अपने कहते ना वुड हैव पुट हिज होम इन ऑर्डर। लेकिन हमने देखा कि तब भी अच्छा भामला जी, मुझे ये बताइए, जो देवेंद्र जी ने का संकल्प, अच्छा एक सेकंड देखिए, सारी जीतेंगे और उसमें उन्होंने सारी बात जो है वो, एक सेकंड भामला जी, भारतीय जनता पार्टी के भामला जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। सारी बात जो है वो घूम फिर के गणित पर आकर के टिकती है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर ये 22 लोग आपके पास आ भी गए, आपकी सुविधा का सूरत में इन्होंने लाभ भी ले लिया और उसके बाद आपके हो भी गए, तो भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे। देखिए संकेत जी, जब भारतीय क्योंकि ये 2/3 नहीं है, यानी कि एंटी डिफेक्शन कानून लागू हो जाएगा। मुझे जवाब देने दे। तो ये आपके साथ नहीं जा सकते। दूसरी चीज, ये इस्तीफा अगर दे करके आते हैं तो फिर उपचुनाव होंगे 2022। जी 6 महीने में वो जीतने पड़ेंगे। जी मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ
जी भारतीय जनता पार्टी स्वयं फिलहाल ऐसी कोई स्थिति में या ऐसी कोई चाहत नहीं रख रही ना, या ऐसी कोई बात उन्होंने लोगों के बीच रखी है। ये केवल आपकी अपनी साधना है, ये आपका विषय है। आज बारीकी से नजर क्या ख्वाहिश नहीं रख रहे? मौजूदा राजनीतिक स्थिति आप ख्वाहिश क्या नहीं रख रहे कि सत्ता में नहीं आना आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता भामला जी। साधु लोग हैं। ये कौन मानेगा? बेहतर होंगे तो होगा वो। आप कह रहे हैं बीजेपी सत्ता में नहीं आना चाहती, क्या बात है? कोई साधु संत नहीं होता। कौन सा नेता? मैं कह रहा हूं एक निर्दलीय भी सत्ता में आना चाहता। आपने जब भारतीय जनता पार्टी के संग चुनाव में गठजोड़ करके चुनाव लड़े और फिर जब दूसरे अन्य पार्टियों के संग सत्ता बनाई, तो क्या आप साधु थे या संत थे? मैं पूछता हूं। संकेत जी मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं रुकिए, इससे पहले कि आप जवाब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दो और गेस्ट हैं हमारे पास, उनके पास भी जाना है। साधु बनने का चलिए भामला जी आऊंगा वापस, आता हूं वापस आपके पास। विजय चोरमारे जी और डैनियल फ्रांसिस एक एक करके। विजय जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। नहीं है आप मतदार महाराष्ट्र का। विजय जी आप समझा सकते हैं हमको कि ये हो क्या रहा है? ये जो हो रहा है सारा जो कल्पना के परे का है। मगर एक बात सही है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना में नाराज थे। जो एक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि शिवसेना में उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दी, उनका बेटा खासदार है। ये सब होते हुए भी शिवसेना के अंदरूनी राजनीति में एकनाथ शिंदे को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था जितना कुछ बाकी लोगों को दिया जा रहा था। क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बाद सबसे कद्दावर नेता है और जिनके पास जन समर्थन है, वैसे एकमेव नेता है एकनाथ शिंदे। उसी हैसियत से उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। जो पार्टी के अंदरूनी पॉलिटिक्स होते, पार्टी के अंदरूनी निर्णय होते, डिसीजन मेकिंग, उसमें उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था। इसलिए वो बहुत महीनों से नाराज थे। उनकी नाराजगी के बारे में बार बार बातें होती भी रहती थी, मगर फिर भी शिवसेना नेतृत्व ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता है वो यही एक कारण है कि विधान परिषद का जो कल का इलेक्शन हुआ, कल के इलेक्शन में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। आप संकेत जी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो गणित बता रहे हैं, उस गणित में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तब राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 123 पहली पसंद के वोट मिले थे और कल विधान परिषद के इलेक्शन में उनको 134 वोट मिले हैं। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे के साथ मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में। हाँ, क्रॉस वोटिंग शिवसेना के लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग किया था। इसलिए बीजेपी को लगता है कि अपने साथ एक बहुत बड़ा समर्थन आ रहा है। जो बाकी इंडिपेंडेंट विधायक है, वो इंडिपेंडेंट विधायकों को अपने साथ लेने में बीजेपी ये दोनों इलेक्शन में कामयाब हो गए। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी का हौसला बड़ा है और इसी वास्ते एकनाथ शिंदे को आगे करके इस सरकार को अस्थिर करने की, सरकार को गिराने की कोशिश चल रही। मुझे लगता है ये मामला कर्नाटक और एमपी की तरह आगे निकल के जा सकता है। जी बिल्कुल। डैनियल फ्रांसिस आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अभी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब जैसे कुछ मैं आपको बता दूं, उनको चीफ विप के पद से हटा दिया शिंदे को, लेकिन इसके साथ साथ आपको लगता है एक प्रयास अघाड़ी की तरफ से यह भी किया जा रहा है कि अगर वो रूठे हुए हैं, नाराज हैं, तो उनको मना भी लिया जाए। जैसे तमाम बातें आ रही हैं कि एक और, अब आजकल तो डिप्टी सीएम चल पड़ा है, 3-3, 4-4, 5-5 डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो एक शिंदे जी को भी बना दिया जाए। आपको लगता है ये एक फॉर्मूला है जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है अघाड़ी को साथ में रखने के लिए? आपने म्यूट कर दिया अपने आप को डैनियल फ्रांसिस जी, जरा अनम्यूट कीजिए। संकेत जी पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस विषय पर मेरी जानकारी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं कई दिनों से जी। कल मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहा था महाराष्ट्र के, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर 134 वोट्स बीजेपी को मिले हैं एमएलसी के इलेक्शन में तो गंभीर मामला है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो रात भर सो नहीं पाता, ऐसे मुझे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। और जो जिस तरह बीजेपी के लिए समर्थन लेजिस्लेटिव हाउस में बढ़ रहा है, उनके पास 106 हैं, लेकिन उनके पास जैसे हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट सरकार का समर्थन कर रहे थे वो राज्यसभा इलेक्शन में इनके साथ आ गए। कांग्रेस के 8 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, शिवसेना के 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी,
और तीसरी बात है, जो बुलेट ट्रेन मुंबई से निकली है सूरत के लिए ना, वो सूरत तक पहुंच गई है। अभी वहां से वापस आना कोई डील लेकर, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मुद्दा मुझे लग रहा था कि एकनाथ शिंदे उठाएंगे, और वो मुद्दा था हिंदुत्व का, कि आपका जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ बैठना है वो एक हिंदुत्व के लिए कॉम्प्रोमाइज है, और ये कॉम्प्रोमाइज हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये लोगों के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने मुद्दा जो पोजीशनिंग ली है वो बहुत सही पोजीशनिंग ली है, और वो वही पोजीशनिंग लेकर लोगों के बीच जाएगी। और शिवसेना को ये कर देंगे, एक ऐसी पोजीशन में लाके रखेंगे कि उनको क्लियर करना पड़ेगा कि उनको हिंदुत्व चाहिए या कांग्रेस एनसीपी चाहिए। और ये धर्म संकट जो शिवसेना के लिए खड़ा हो रहा है, मुझे वो लगता है वो धर्म संकट बहुत बड़ा है। बाकी ये नंबर्स कितने हैं और कितने लोग जाएंगे, कैसी सरकार बनेगी, सरकार बनने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कमी नहीं होती है। माइनॉरिटी सरकार भी फडणवीस जी ने पहले भी बनाई थी, पहले 6 महीने 2014 में एनसीपी के समर्थन से। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात सही है कि इस सरकार का टिकाव लगना अभी मुश्किल लग रहा है। ये सरकार शायद कंटिन्यू ना कर पाए, और एक बड़ा गुट शिवसेना का और एक गुट कांग्रेस का भी है, कांग्रेस का भी एक गुट है जो डिसग्रंटल्ड है, जो परेशान है। और वो कहाँ है, क्योंकि कांग्रेस के भी 8 या 10 एमएलए है जो ट्रेसेबल नहीं है। तो महाराष्ट्र में एक जगह शिवसेना के यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, और कांग्रेस की यहाँ भी गड़बड़ हो रही है। इससे सरकार माइनॉरिटी में आ सकती है। मतलब तकलीफ है ये, तो देखिए ये किसी से छुपा नहीं है। आनंद दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि अगर कोई ये बोले कि हम कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, टिप टॉप, तो ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, जैसे अभी विजय जी का भी ये कहना था 134 वोट मिल जाना बीजेपी को, तो उनकी तो उम्मीदें बुलंद हो ही जाएंगी। बार बार हम पर आरोप लग रहे हैं संकट जी की हमारी पार्टी में अंतर कला है। कल एक चुनाव था एमएलसी का, 2 उम्मीदवार खड़े थे, दोनों को 26-26 वोट चाहिए था, टोटल 52 वोट होते हैं। अगर हमारी पार्टी के विधायकों में अंतर कला था, कल गुप्त मतदान था, तो 22-22, 10-10, 15-15 पहले पसंदीदा का वोट क्यों नहीं मिल गया? क्यों सारे विधायक फुट नहीं गए? अगर 26 विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ वहां जा सकते हैं, तो हमारे दोनों विधायकों को 26-26 वोट क्यों मिल गए? तो ये सब कह देना, किसी पर आरोप लगा देना अलग बात होता है। कागज पर जो गणित का आंकड़ा है वो कुछ और बता रहा है। ये जो 26 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, धीरे धीरे हो सकता है उसमें से 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, खुद शिंदे अकेले पड़ जाएं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब उसको सरकार गिराने तक लेके चले जाना, उसके बाद पूरी की शिवसेना खत्म कर देना, ये तो बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो उसको सुनना पड़ेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, डैनियल फ्रांसिस जी का जो बोलना था उस पर आप क्या कहेंगे कि हिंदुत्व वाले मुद्दे पर आपकी पार्टी के अंदर ही के मुद्दे पर एक ही स्टैंड है संकेत भाई, कि हमारे प्राण के समान हमारा हिंदुत्व है। अगर प्राण निकल जाएंगे तो शरीर किसी काम का नहीं है, हिंदुत्व निकल जाएगा तो शिवसेना किसी काम का। अब एक बात मुझे बताइए, इस बात को कैसे बताएं? जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमको हिंदुत्व बाला साहब ने सिखाया है। हाँ, तो हमको किसने सिखाया? हमको किसने सिखाया? मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि हम पावर के लिए हिंदुत्व को नहीं बेचेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि आप फिर से बीजेपी के साथ अलायंस में आ जाओ, हाँ, और हम वापस आने के लिए तैयार है, तो क्या शिवसेना ऐसा करेगी? नहीं, तो बीजेपी हमारे पीठ पर सुबह 4 बजे छुरा भोंके हमें नस्तो नाबूद करने की तैयारी करे, हम क्या करें? अपने आप को बचाएं नहीं? अपनी आत्मरक्षा में, अपने आत्मसम्मान में कोई फैसला नहीं ले? ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जब बनी थी तो कैसे बनी थी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनी थी। उस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय उद्धव जी ने कहा कि हिंदुत्व हमने नहीं छोड़ा है, हम हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम हैं, आप दोनों की सहमति हो तो ये सरकार चलेगी। दोनों ने कहा
आज हिंदुत्व का आरोप आप पर बीजेपी या कोई और पार्टी नहीं लगा रही। आज आपका ही एक गुट आप पर हिंदुत्व पे कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रहा है। 2.5 साल के बाद, सरकार बनाने के 2.5 साल बाद याद आया। हाँ, गजनी तो थे, लिए भी भूल गए। कि आप नहीं ठीक है, नहीं, शिवसेना का एक नीति रहा है सर, पार्टी के नेता विरोध करते हैं, गद्दारी करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाता। हमारे यहाँ चूकीला माफी नहीं, मराठी में बोलते हैं। नारायण राणे चले गए, यहाँ तो बात चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। संकेत जी, नारायण राणे चले गए, दुबे जी राज ठाकरे चले गए, संत की बात कर रहे नहीं हैं। तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, अभी तो कुछ मालूम है, ये तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला की भी बात हो रही है। कम इन संकेत। हाँ भामला जी, नहीं, दुबे जी अभी बड़े गुणज्ञानी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने पीठ में खंजर खोपा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सेना, भारतीय जनता पार्टी जो है, लोगों का कॉल था कि ये सरकार में है तो खंजर किसने खोपा? आधी रात, वो सुबह की तो बात छोड़िए, अगली रात को आपने खंजर खोपा था। सत्ता सरकार में तो भारतीय लोगों ने और महाराष्ट्र की जनता ने जो जनाधार दिया था, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को दिया था, और आपने उसका संग गद्दारी की। इसके लिए महाराष्ट्र आपको जवाब देगी। और ये सुनिएगा, आपने ये सोचा था, मुझे बोलने दीजिएगा, देवेंद्र जी को लेके कोई काफी अकेला है, लेकिन कोई अकेला ही काफी है। देवेंद्र जी ने अकेला ही सारी रणनीति, चाहे आपके इसके पहले भी आपको मुंह की खानी पड़ी, इस बार भी, और जो छोड़िए, आप अपने महाविकास आघाड़ी के पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के आमदार को जिता नहीं पाए। आपके अपने अंदर कले की क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए। अच्छा, भामला जी की बात सुन करके ऐसे लग रहा है ये सब देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। पर मैं अरे भाई, इनके अपने वोट वहां गए हैं, हम क्या करें? भाई किसी ने हमें हमारी चाहत में अगर हमें वोट दिया तो हम कहेंगे मना दो आप जी। चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे फिर किसी कार्यक्रम में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे, विजय चोरमारे, आसिफ बामला और डैनियल फ्रांसिस हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का बयान ये है कि बीजेपी की साजिश है ये, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है, हमारे विधायकों को अगवा किया और पुलिस के पहरे में रखा गया। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अपनी तरफ से तो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेव फेस, ये दिखाने की कोशिश की सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। अगर आपके 21-22 विधायक उठ करके कहीं और चले जाएं, उसके बाद आपके बोलें कि सब ठीक हो जाएगा और ये भाजपा की वजह से, असली सवाल तो यही है ना कि ये हुआ इसलिए क्योंकि आपके घर में अंतरकला थी। देखिए, मैं थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करता हूँ। डीके शिव कुमार जब आए थे और कांग्रेस कर्नाटक में जब टूट रही थी, वहाँ पर टूट फूट हो रही थी, तो ऐसे ही कहा गया था कि हमारे लोगों को अगवा कर लिया, साहब लेके चले गए, साहब हमारे को ये तो ऑपरेशन लोटस चल रहा है। लेकिन असल में मसला ये है कि अगर किसी मुख्यमंत्री के पास नंबर्स हैं और लोकतंत्र में और इस किस्म की सियासत में, तो जिसके पास नंबर है उसे अपने नंबर्स दिखा देने चाहिए। नंबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे अभी तक? वो चाहते तो अंदर से एक तस्वीर हमारे पास भेज देते। ये जो वायरल का युग चलता है, इसमें सारा कुछ किया जा सकता है। वो हमें बता देते कि उनके पास कितने नंबर हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि उनको ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नंबर्स कम है, मुख्यमंत्री के पास नंबर्स कम है। और जो हमारी बातचीत चल रही है लगातार सूत्रों के हवाले से, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि असली शिवसेना तो दरअसल शिंदे साहब के पास चली गई है। तो अब आप कुछ भी करते रहिए, आप उनको हटाते रहिए गुट नेता के तौर पर, जहां पर वो यहाँ पे जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है मराठी में जैसे गट नेता कहा जाता है, यानी कि आप अपनी विधायक दल के नेता हैं, तो वो तब तमाम चीजें तो आपसे एक तरीके से आप कुछ भी कर लीजिए, उनके पास नंबर्स हैं और वो नंबर्स लेकर वो बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। जो पहले नंबर्स आए थे संकेत, वो 22 का नंबर था, 21+1 मतलब एक इंडिपेंडेंट थे और 21 कुछ शिवसेना के थे। वो अब हमारा ये मानना है कि जिस तरीके के नंबर्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद अलग थलग पड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी में। और देखिए, आप शरद पवार का बयान देखिए, शरद पवार किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं
कि हम तो साथ हैं, लेकिन साहब आप अपने घर के अंदर कुछ भी जो चल रहा है उसको सुधार लीजिए। संजय राउत की टोन पूरी चेंज हो चुकी है। वो इसके ऊपर बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने सब कुछ किया जा रहा है। आप देखिए कि शरद पवार और कांग्रेस दोनों इसको शिवसेना का इंटरनल मैटर बता रहे हैं। और शिवसेना आज शरद पवार ने जो बयान दिए वो बहुत, अगर समझदारी से आप उनको पढ़ना चाहें तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि वो जो कहेंगे, यानी कि शिवसेना जो कहेगी वो हम तैयार हैं उस मसले पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिवसेना अगर अपने यहाँ से पे कोई भी ऑफरिंग अगर कल को एकनाथ शिंदे को करना चाहती है और वो उनको किसी और जगह पे बिठाना चाहती है या मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर से हटना चाहते हैं खुद मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे, तो ये तमाम चीजें शिवसेना को तय करनी है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो नंबर्स है मेरे पास संकेत, वो बताने के लिए काफी है कि एकनाथ शिंदे की तमाम लोग सुनेंगे। और अब देखिए, जो चूंकि हमारा काम विकल्प बताना है, जब ये सरकार बन रही थी तब मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना ले, जब यहाँ पर सरकार बनने की पहली ऐसी सुगबुगाहट शुरू हुई थी। और अब मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत संभव है कि आपको एक नया समीकरण अब देखने को मिल जाए, जिसमें अगर शिंदे साहब ये तय करते हैं, एकनाथ शिंदे तय करते हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और उनके पास असली शिवसेना है और शिवसेना आधिकारिक तौर पर तोड़ने का वो ऐलान करते हैं, तो आप समझिए कि एक नया समीकरण बन सकता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी कि दूसरी वाली शिवसेना और ये वाले बीजेपी मिलकर सरकार बनाने के पास नंबर्स हैं। 134 का नंबर बार बार मैं सुबह से बता रहा हूं अपने दर्शकों को संकेत, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए जो वोटिंग हुई है राज्यसभा में, जो वोटिंग हुई और जो वोटिंग विधान परिषद के चुनाव में हुई है, जिसमें इसमें आपको साफ साफ पता चल जाता है कि कौन किसके पास कितने पाले में है। 11 लोग पहली दफा में राज्यसभा में 12 लोग, माफ करिए 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी जो शिवसेना के थे। इस बात को लेकर चुप्पी साधे रहे शिवसेना के लोग। ये पहली टूट के आसार थे। तुरंत ही विधान परिषद का चुनाव था जिसमें अपना गढ़ नहीं बचा पाए उद्धव ठाकरे। और जो कुछ विधान परिषद की वोटिंग, कल जो विधान परिषद की वोटिंग हो रही थी, उस वोटिंग में जो आखिरी वक्त में जो कुछ हुआ है उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा था। एकनाथ शिंदे को बार बार आदित्य ठाकरे बुला रहे थे कि आप हमारे साथ आइए। एक जो सामूहिक पिक्चर होती है जिसमें धन्यवाद दिया जाता है, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं आए। एकनाथ शिंदे अपने लोगों के साथ 8-10 लोगों के साथ लगातार बात कर रहे थे और जब विधान परिषद के रिजल्ट आते उसके पहले ही एकनाथ शिंदे ने पैकअप करके अपने साथियों के साथ चले गए। और ये जो ढूंढाई है ये शाम को 7 बजे के बाद शुरू हुई कि एकनाथ शिंदे कहीं चले गए और उनके साथ ही चले गए। हाँ। आपकी मंत्रिमंडल के मंत्री जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो इससे ज्यादा यहाँ के मुख्यमंत्री को और क्या झटका लगेगा। अब जो विकल्प हैं वो बहुत कुछ बचे नहीं है उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे को या तो सरेंडर करना होगा एकनाथ शिंदे के सामने पूरी तरीके से, या फिर पार्टी को टूट जाने देना होगा और लड़ना होगा बहुत कम नंबर के साथ। बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया है अभिषेक जी ने, पूरा इसको पर्सपेक्टिव में रखा है। उनका ये कहना है कि शिंदे फैक्शन शिवसेना की और जो मुख्य रूप से शिवसेना है ये हो सकता है आगे चल के अलग भी हो जाए, लेकिन अगर वो टूट के एक अलग दल बनते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 56 में से 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ होने चाहिए। क्या इतने हैं? ये गणित देखनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि शिवसेना के नेताओं का क्या कहना है। सोहित मिश्रा ने बात की है शिवसेना के एक सांसद से जो कि उस मीटिंग में थे मुंबई में जो उद्धव ठाकरे ने ली। क्या बोला उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग है, 7 बजे रखी है। 3-4 MP आए हैं। मैं भी अभी वापस जाके आऊंगा। कहाँ पे सर बैठक होगी ये? इधर। और क्या आप भी लगातार कोशिश चल रही है एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी के लोगों से बात करने की? क्या आप भी लगातार कोशिश चल रही है? जितने लोगों को लेके गए हैं क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश चल रही है? आज यहाँ पर कितने विधायक पहुंचे हुए थे, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? यहाँ समझो कि 35 से लेके 30 तक थे। हाँ। तो कई लोग आ नहीं पाए। हाँ। क्योंकि बाहर गाँव गए थे, आने की दिक्कत थी इसलिए आ नहीं पाए। लेकिन
ये सब जो कुल मिला के 30 जो है सब यहाँ आते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश शुरू है? एकनाथ शिंदे से बातचीत करने की कोशिश शुरू है? चालू है, चालू। क्या लग रहा है आपको, क्या उनकी ओर से कोई मांग दी गई है? मिलिंद नार्वेकर गए, पहुंचेंगे, बाय रोड गए सूरत तक, पहुंचने के बाद संदेशा मिलेगा। क्या एकनाथ शिंदे की ओर से कोई मांग दी गई है सर? कोई मांग दी गई है या कोई मांग की गई है एकनाथ शिंदे की ओर से कि आखिर क्यों हुआ? कुछ खबर नहीं है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने इस सियासी संकट पर कहा कि नेतृत्व में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं।